हेलो गाइज, नमस्कार। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए ले के आ चुके हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एकदम लेटेस्ट वर्जन, एकदम सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए एकदम कंटेंट को बनाया गया है, ताकि हमारे विद्यार्थी को एकदम 100% इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, नो लेट नो वेट करते हैं और सीधे हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का जो क्वेश्चन है उसको बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। और आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए इस बार बिहार पुलिस में, ये पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर पहले से आपको ज्यादा। तो नो लेट नो वेट, चलते हैं सीधे। हम लोग लेते हैं साइंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के साथ आज की जिंदगी को क्या कर देते हैं, स्टार्ट। ये देखिए पहला क्वेश्चन कितना बेहतरीन लेके आए हैं प्यारे मित्र आपके लिए। क्या है कि जब बैरोमीटर की परत है ना, जब बैरोमीटर की परत अचानक क्या होती है, घट जाती है, तो यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है बताइए तो, कि मौसम बेहद ठंडा हो जाएगा, बेहद तूफानी हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत सुखद हो जाएगा। क्या इंगित करता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ भी है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपके पेपर में जरूर आएगा। तो जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो क्या हो जाता है, बेहद तूफानी वाली मौसम आ जाती है, जैसा कि आज गुजरात में देखने को मिलने वाला है ना। आज 15 तारीख है और आज मौसम गुजरात में बहुत ही खराब होने वाली है, ऐसा न्यूज ने बता रखा है। चलिए, तो सीधे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ आपको मैं बताता हूं। जब बैरोमीटर की जो परत है अचानक अगर घट जाए तो यह इंगित करता है कि बेहद तूफानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो समझ जाना कि आपको कि वर्षा होने वाला है ना। ये 2 बात यहां से जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। बताइए तो आपकी दांत जो है वो कब टूटती है, उसके लिए आपके पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो पहला है 5.5 से अधिक है, 5.5 से कम है, 4.5 से कम है, 4.5 से अधिक है। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है और आपको सटीक आंसर भी देना है मेरे बिहार के नौजवान साथियों। तो लेट किस बात की, जल्दी दे आंसर दे दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। मैं देख लेता हूं एक में कमेंट में देख लेता हूं कि कितने बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं। वाह, क्या यार, तुम लोग तो बेहतरीन आंसर देते हो। एक का गलत हो गया है, यस, बाकी सब सही लोग दे रहे हैं, यानी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, एकदम मजा लेने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ और भी विशेष जानकारियां आपको देते हैं। देखिए दांतों का जो टूटना है वो तब शुरू होता है जब पीएच मान 5.5 से क्या होता है, कम होता है। दांतों का जो ऊपरी परत होता है ना, वो इनेमल का बना होता है। किसकी बने होती है, इनेमल का बना होता है। और दांत जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है कि दांतों की ऊपरी परत का क्या नाम होता है, इनेमल। या फिर ये भी पूछ लेता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। ठीक है ना। वर्षा का जल का अगर पीएच मान पूछेगा तो आपसे बोलिएगा कि सर 5.6 से कम होता है। ठीक है ना। शरीर का जो अगर पीएच मान पूछ दे तो आपको बोलना है कि सर 7 से लेकर 7.8 के बीच ये हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू रहता है। लेकिन अगर कभी ये पूछ लेता है कि लार का पीएच मान क्या होता है, सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, तो आपको आंसर देना है 6.5। और आपकी ब्लड यानी कि रक्त का पीएच मान पूछ ले तो आपको देना है 7.4। तो इतने सारे बेहतरीन तरीके, बेहतरीन चीजें आपके लिए लेकर आता हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, लेट किस बात की कर रहे हो, एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अच्छी लग रही होगी तो एक बार जरूर अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो। एकदम कंटेंट इतने प्यारे प्यारे दूंगा ना कि तेरा जब तक एग्जाम नहीं होगा बेटा तब तक करवाता रहूंगा, तब तक करवाता रहूंगा। ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, क्या बोल रहा है। कहता है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा क्या है, उष्माक्षेपी है। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या होना चाहिए आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, है ना। दूसरा है धावन सोडा का जल में घुलना। तीसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट का जल में घुलना। चौथा है ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना। बताइए मेरे दोस्त इसका क्या आंसर होना
चाहिए? इसका क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन 3,95,000 का है। क्या तुम लोग चाहते हो कि 3,95,000 मुझे मिले? तो अगर चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितने मेरे भाई, कितने मेरे बंधु और कितने मेरे दोस्त जो चाहने वाले हैं वो इसका राइट आंसर कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हो। मजा आता है यार, तुम लोग को पढ़ा करना मेरा भी दिल खुश हो जाता है, क्योंकि तुम लोग जैसा बच्चे ना मेरे को कभी मिला भी नहीं। आइए अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए लेके आया हूं। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो जल में घुलना होता है ना, वो क्या होता है? अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। ठीक है ना, इस बात को जरूर याद रखना। वे रासायनिक क्रियाएं जिनसे उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये जरूर याद रखना, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। सारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेके आ रहा हूं बेटा कि आपको देख के दिल खुश हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक लेके आता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु, एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होता है। एक्स शुक्राणु की बात हो रही है ना, एक्स शुक्राणु की बात हो रही है। अब बताइए जो एक्स शुक्राणु है कहां से मिलेगा? माता पिता दोनों द्वारा मिलेगा, माता द्वारा मिलेगा, पिता द्वारा मिलेगा, या तो माता या तो पिता से। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा वो 3,95,000 है। और आज का ये जो सेशन करवा रहा हूं बेटा, कम से कम हजार लोगों के पास शेयर कर दो बेटा। कम से कम बेटा 1000 आज व्यू होना चाहिए, तब मजा आएगा। 1000 व्यू करवाना है तुम्हें, ये टारगेट तुम्हें दे दिया है ना, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं बिहार पुलिस को एकदम गर्दा गर्दा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इससे जानकारियां भी कुछ हम लोग जरूर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से भी। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी माता से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? माता से। मनुष्य में गुण सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है ना, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु पिता के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। युग्मज में 23वें जो जोड़ी होती है, अगर डबल एक्स हो जाए यानी एक्स एक्स होगा तो संतान जो आपकी होगी वो लड़की होगी। लेकिन अगर 23वां जोड़ी अगर एक्स वाई हो जाए तो आपको समझ जाना कि संतान जो होगा वो क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है, इस बात को भी बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर लेना है? आपको सेट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। लिखा है कि निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भीति पाई जाती है? कठोर कोशिका भीति पाई जाती है, यानी कि सबसे कठोर कोशिका भीति किस में देखने को मिलती है? इन 4 ऑप्शनों में आपको जवाब देना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। आपके पास, आप लोग को पता है कि सर 15 सेकंड का समय देते हैं और उसके बाद खुद सर क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। तो आपके पास अभी भी 10 सेकंड पर्याप्त बचा हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बिहार के नौजवान साथी। मुझ पर बिलीव रख के पढ़ाई करो बेटा। तुम्हारा साइंस में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, तेरा मैथ में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं बिहार के बच्चों को बेटा एकदम सीधे नौकरी में ले जाना चाहता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, अस्क्लेरेन्काइमा। अस्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो ऐसा उत्तक होता है जिसमें सबसे कठोर कोशिका देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से जरा सा कुछ जानकारी है, देखो क्या लिखा हुआ है। अस्क्लेरेन्काइमा उत्तक में कठोर कोशिका भीति पाई जाती है। ये चीजें ना आपके लिए लगाई जाती है ताकि मेरे बच्चे इस पीडीएफ को गौर से पढ़ेंगे। और आप लोग को पता है मैं टेलीग्राम चैनल पे बेटा सारा का सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं। आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आराम से टेलीग्राम चैनल में इनरोल हो जाइएगा और वहां से हर एक पीडीएफ को डाउनलोड करके रात में सोते समय जरूर देखना। जब तुम्हें मन ना लगे जरूर देखना प्यारे मित्र, है ना। ये उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर निकुली होती है। इसमें जीव द्रव्य नहीं होती है, ये बहुत ही बात कही गई है। इसमें क्या होती है? जीव द्रव्य नहीं होती है। तो ये चीजें ना आपको रखना है माइंड में सेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कहता है किस प्रकार के प्रजनन में अत्यधिक यानी कि अधिक विविधता उत्पन्न होती है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता
उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है बाइनरी विखंडन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन, तीसरा बहुविखंडन, चौथा लैंगिक प्रजनन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मजा आने वाली है। जल्दी से, नो लेट नो बेट। आपके पास 10 सेकंड अभी भी समय बचा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 15 सेकंड के समय दिए जाएंगे आपको बताने के लिए। जल्दी से रिप्लाई करो, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, है ना? तो चलिए, अब आपकी लग रही है कि समय सीमा बहुत जल्दी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है ना? चलिए चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बच्चे दे भी रहे हैं आंसर। इसका राइट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में जो होती है ना, वो अधिक विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधताएं उत्पन्न होती है, साफ साफ लिखा हुआ है। लैंगिक प्रजनन से जीवाणुओं में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। किसमें? जीवाणुओं में। ठीक है, ये एकदम याद रखना है। केवल आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इसे आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। मृत कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपको 7 नंबर। ये देखिए क्या है, कहता है कि डॉट 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 में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित कर देता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। यानी जो फैट होता है ना, उसको तोड़ देता है बेटा, यानी कि विघटित कर देता है। बताइए क्या है? आपका समय सीमा होती है शुरुआत। तो ये पहला है छोटी याद, दूसरा है बड़ी याद, तीसरा है अमाशय, चौथा है लार। आपकी समय सीमा हो चुकी है शुरुआत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। बर्बाद कर देंगे कहाँ कि हाँ, बस लगे रहो, क्लास को शुरू से अंत तक देखो, तुम्हें हर एक प्रकार की नॉलेज दी जाएगी जो बिहार पुलिस के लिए बेटा काफी है। बिहार पुलिस के पापा का एग्जाम निकाल दोगे तुम, ये तो बिहार पुलिस का एग्जाम है बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लार है। ठीक है ना? चलिए, बहुत लोगों का आंसर नहीं आया है, बहुत लोगों का आंसर नहीं आया है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लेने से पहले जरा सा कुछ विशेष जानकारियां आपको देते हैं। लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को क्या कर देता है? विघटित करता है ना? लार हल्का सा अम्लीय, पीएच मान होता है आपको कितना लिखा है? 6 से लेके 7 के बाद होता है। लार में उपस्थित जो टाइलिन होता है, यहाँ पर टाइलिन होता है ना, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, इससे हम लोग सलाइवरी लाइपेज भी कहते हैं। तो इस प्रकार की विशेष जानकारियां आपको दिया गया है, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसको क्या करना है? बढ़िया से एकदम पढ़ लेना बेटा, इज्जत के साथ पढ़ना, क्योंकि तुम्हें बिहार पुलिस बनने के बाद तुम्हें क्या मिलेगी? बिहार सरकार से इज्जत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक कौन है? आपसे यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा है हवा, तीसरा है घास, चौथा है खनिज। जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान साथी। जल्दी जल्दी आंसर बताओ बेटा, कमेंट में टाइप करके बताओ। कमेंट करने के जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। बेटा बिहार में रहूंगा और बिहार के बच्चों को नौकरी दिला दूंगा, यह है मेरा वादा। जल्दी 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 बताओ क्या इसका राइट होगा। देख लेता हूं कमेंट में कितने बच्चे दे रहे हैं आंसर। बेटा सी डी ए ई क्या दे रहा आंसर रे? 2-3 बच्चे का सही है, बाकी तो अभी सब गलत आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घास। ये है जो बहुत ही बेहतरीन इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे आओ। अब देखो, आगे आने से पहले कुछ विशेष जानकारियां। घास पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक क्या है? घटक है ना? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रखना है, ठीक है? और बाकी सब तो आपकी विशेष जानकारियां हैं दी गई। आप आराम से पीडीएफ को सोते समय जरूर पढ़ के सोना, है ना मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? देखिए, बिजली की जो गड़गड़ाहट है ना, उसकी जो आवाज, बिजली की जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है उसकी चमक से बात सुनाई देती है। इसका क्या रीजन है, ये आपसे पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक जो है ना वो प्रीवियस के सेटों में भी करवा चुका हूं, लेकिन फिर से आ चुका है, इसलिए इस बार तो आपका आंसर एकदम सही होनी चाहिए,
है ना। पहला ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है। दूसरा है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 3 गुनी होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से दुगनी होती है ना। ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? दे दो बिहार के नौजवान, है ना, बिहार पुलिस के साथी, जल्दी से दे दो मेरे बिहार पुलिस के साथी, क्योंकि तुम्हें बनना है क्या, बिहार पुलिस। तो आज समय बोलूंगा बिहार पुलिस के साथी। तो बिहार पुलिस के साथी जल्दी जल्दी दो आंसर, है ना। आज समय बोलूंगा जितने बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सब बिहार पुलिस के क्या है, साथी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब मैं देखता हूं, बिहार जो ध्वनि की गति होती है वो प्रकाश की गति से काफी कम होती है। यही कारण है कि जो ध्वनि जो बिजली गड़गड़ाहट होती है ना उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है, जबकि चमक पहले आ जाती है। ठीक है, तो बहुत बच्चे ने गलत भी दिया है। 8-10 बच्चे का लग रहा है मुझे काफी अच्छा आंसर आ रहा है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 लेने से पहले कुछ विशेष जानकारियां आपको दे देते हैं। बिजली गड़गड़ाहट की क्या आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है। इससे ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफी कम होती है ना। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे होती है। देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे है, तो याद रखना यांत्रिक तरंगे होती है। और किस प्रकार के तरंगे होते हैं, तो बोलना अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रवनात्मक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और बाकी जो विशेष जानकारी है वो आपको क्या रखना है, माइंड में सेट रखना है मेरे दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। लिखा कि पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। जो पौधे होते हैं वो काफी लचीलापन होते हैं, है ना। तो बताइए कि पौधों में जो लचीलापन आती है वो किसकी वजह से आती है, ये आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है पैरेनकाइमा, तीसरा है एस्क्लेरेनकाइमा, चौथा है क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। बताइए व्हाट विल बी द आंसर। पौधों में जो लचीलापन जो आती है वो किसकी वजह से आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे बिहार के लाल, मेरे बिहार की लाली, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे चाहने वाले बिहार के नौजवान, नए बनने वाले पुलिस के साथी, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखा है पहली बार तुम लोग का सही आंसर, टन बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर राइट दे रहे हो मेरे दोस्त। तुम लोग तो बेटा साइंस को बर्बाद कर दिया है रे, तुम लोग को तो साइंस को बर्बाद कर रखा है। चलिए यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पौधों में लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा ऊतक क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती है। कौन सा कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और सेलुलोज की उपस्थिति इसकी विशेषता होती है। यह उन अंगों के लचीलापन के साथ अधिक तन शक्ति प्रदान करता है जिसमें यह पाया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन बातें लिखी गई है, इसे आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है, फलनवा से बात करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया है, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, बताइए। कैंपिलोबैक्टर, बैसिलस सेरियस, एसेरिस्किया कोलाई या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बताइए पेप्टिक जो अल्सर होते हैं इसमें कौन सा बैक्टीरिया यानी कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। 4 जीवाणु का नाम आपके पास स्लाइड में दिख रहा है, आपको उन 4 में से कोई एक को सिलेक्ट करके बताना है सर कि ये इसका आंसर सही होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कीजिए और फिर मैं क्या करने वाला हूं बेटा, बर्बाद करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, बर्बाद करने वाला हूं। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। नो लेट करना, नो वेट करना, लेट करना, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कितने लोग सही दे रहे हैं बेटा, एक का भी सही नहीं है रे छोटुआ, एक का भी नहीं है रे छोटुआ सही। इसका राइट आंसर है बेटा डी। क्या है, डी। क्या है, डी। और तू मार रहा है क्या बेटा, सी। ऐसा ही होता है क्या पढ़ाई, मजे में करो पढ़ाई यार। चल क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। देखिए पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यह पाचन तंत्र में रहता है, कहां रहता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। यह बच्चों में आम है यानी कि नॉर्मली पाया जाता है। पेप्टिक अल्सर के अन्य कारण क्या हो सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, एंसेंट का दीर्घकालीन उपयोग, धूम्रपान। बैसिलस सेरियस एक सूक्ष्म जीव है जो मुख्य रूप से फ्राई डायराइम सिंड्रोम का कारण बनता है। ठीक है, तो ये विशेष जानकारी है, इसे सोते समय जरूर देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये सारे के सारे हम लोग अपने घरेलू वस्तु है ना, जो हमारे घरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि वैसी घरेलू वस्तु बताओ जिसमें क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप लोग बताओ, एसिड का इस्तेमाल तो बेटा खाने होने में तो करोगे नहीं, अगर खाने में कर दिया बेटा तो खुद खाना बन जाएगा, किसका, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो बताओ तुम घरेलू चीजों में क्या होता होगा। तो घरेलू चीजों में बेटा किसमें होंगे, बैटरी में। बैटरी में जो पानी दिए जाते हैं ना, वो बैटरी में जो बैटरी का जो पानी होता है उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो याद रखना, हमारे घरों में जो होती है उसमें किसमें, बैटरी में पाया जाता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इसका देखो कुछ जानकारी, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। डैनियल सेल में CuSO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटय होता है। डैनियल सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को तांबे के बर्तन में रखे तो एनोड का काम करता है। पात्र के बीच में एक जस्ते की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का काम करता है। तो ये सारी जानकारियां मैं आपके लिए ही लेके आता हूं, और आपका काम क्या होता है, PDF को बढ़िया से इज्जत के साथ पढ़ना। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से एक नए पौधे तैयार किए जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होना चाहिए। पहला है वानस्पतिक प्रजनन, मुकुलन प्रजनन, है ना, कलमी प्रजनन या क्यारी प्रजनन। क्या कहते हैं, जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों और कलियों से नए पौधे को तैयार किए जाते हैं, क्या कहे जाते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताइए, न लेट करना, न वेट करना, सीधे बर्बाद करना है। बिल्कुल सही दे रहे हो आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका A नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर सीधे 14 नंबर, है ना। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। परिरक्षक के हम लोग किसका इस्तेमाल हम लोग परिरक्षक के रूप में करते हैं, ये आपको बताना है। पहला है सोडियम पॉमिटेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सिलिकेट। चौथा है डाई प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर देना है, ना लेट करना ना वेट करना, सीधे बर्बाद करना है ना। चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं परिरक्षक के रूप में। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लेने से पहले आपको जरूर कुछ बताना चाहता हूं। सोडियम क्लोराइड का एक परिरक्षक के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग अचार में, मांस आदि के परिरक्षक में किया जाता है। साधारण नमक को ही क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समुद्री जल में घुलनशील लवणों का लगभग 75% भाग सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो मेरे दोस्त ये जो नोट्स आपके लिए मैं बना के लाता हूं, है ना, कुछ स्पेशल सी जानकारियां ये आपको पढ़ने के लिए लाता हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करे जिसमें सीसा यानी कि लेड एक घटक होता है ना। किसमें एक सीसा जो होता है वो एक घटक होता है, इसे पहचान करना है। पहला है सोल्डर, दूसरा है कॉन्स्टेंटन, अगला है निकेल, चौथा है अल्निको। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, जिसमें बोला गया है कि सीसा या लेड एक क्या होना चाहिए, घटक। इन चारों में से किसका एक घटक होता है सीसा। सीसा किस में पाया जाएगा ये आपको बताना है। व्हाट, ये तो क्वेश्चन काफी इजी है, इसका जवाब तो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, लेट किस बात के कर रहे हो, तड़ातड़ आंसर दे दो बेटा, तड़ातड़ फड़ाफड़ आंसर दो, तड़ातड़ फड़ाफड़ आंसर दो। बताओ क्या होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो क्या है, शोल्डर। एकदम रातों को बेटा जरूर देखना और बर्बाद कर देना, ठीक है ना। जब टाइम ना मिले तो जरूर रात में देख लेना। अब यहाँ पर आते हैं कुछ विशेष जानकारियों को जल्दी से देख लेते हैं। सोल्डर मिश्र धातु में किसका है, सीसा का एक क्या है, घटक है। सोल्डर मिश्र धातु में का निर्माण में क्या लगा होता है, टीन और क्या लगा होता है, सीसा लगा होता है, ठीक है। सोल्डर का गलनांक कितना होता है, 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डर के दो प्रकार होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर टीन और लेड का
मिश्रण होता है, और हार्ड सोल्डर में क्या होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी को बेटा रात में जरूर क्लास करना। अगर टाइम ना मिले बेटा तो सोते समय जरूर एक बार क्लास को देख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इतने सिलसिलेवार ढंग से बेटा कहीं भी तुमको फ्री में यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं पूरा फ्री में पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। नेक्स्ट, सीनेवार किस धातु का यस्क है? सीनेवार किसका यस्क है, ये हमसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन का जवाब तो तुम लोग बच्चा बच्चा भी जानता है ना। पहला है प्लेटिनम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है पारा, चौथा है सोना। बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? जल्दी से रिप्लाई कर दो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो बिल्कुल 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 देखता हूँ किसके पहले आंसर आते हैं। यस यस, बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम पारा आंसर दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी है लारा जैसा इसलिए देख रहा है पारा जैसा, क्वेश्चन भी है लारा जैसा, क्वेश्चन भी है लारा जैसा इसलिए आंसर दे रहा हूं पारा जैसा, है ना, समझ में आया? क्वेश्चन है कैसा, लारा जैसा, इसलिए आंसर हो गया पारा जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चलो 17 से पहले जरा सा हम लोग 16 में देख लेते हैं। सिनेवार पारा यानी कि लारा धातु का क्या है, यस्क है। ठीक है ना, सिनेवार HGS रासायनिक संरचना के साथ पारा का एक जहरीला पारा क्या करता है, सल्फाइड खनिज होता है। ठीक है, पारा सफेद अत्यंत चमकीला धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, पारे का उपयोग हम लोग वायु दाब मापी या तापमापी या धातुओं के अमलगम बनाने में, सिंदूर या कीटाणुनाशक बनाने में, औषधि के निर्माण में भी करते हैं। तो ये सब विशेष जानकारी था पारा से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। कहता है कि निम्न में कौन ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? बताइए, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है, ऐसा कौन है भाई? इसके बारे में हम लोग को बताना है। पहला है धातु, दूसरा है अक्रिय गैस, तीसरा है उपधातु, चौथा है अधातु। बताइए ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे 4 ऑप्शन में से एक न कोई तो जरूर होगा, जो कि ठोस में, द्रव में और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जल्दी से बताओ, और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, अधातु होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। लेने से पहले जरा सा कुछ जानकारियां हैं। धातु, ठोस, अधातु ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में रह सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 क्या हैं, अधातु तत्व हैं, जिसमें से 11 क्या हैं, गैस हैं, एक क्या है द्रव हैं, और ठोस कितने हैं, 10 है। अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। अधातु में केवल ब्रोमीन ही है, कहा गया है अधातु में केवल ब्रोमीन ही है। ब्रोमीन ही ऐसी धातु है जो द्रव में है। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, यह ऑक्सीजन के साथ सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी अधातुएं तत्वों को दाईं ओर रखा गया। कहाँ रखा गया है, दाईं ओर रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में। इस बात को भी आपको माइंड में रखकर चलना है बेटा, बिहार को एकदम बर्बाद कर देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। जल्दी से पढ़िए ऑप्शन को और बताइए कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण कौन है। 4 ऑप्शन आपके साथ मौजूद हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन के तीसरे नियम को पालन करता होगा। उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको आंसर दे देना है। आपकी समय सीमा शुरू होती है अब, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। यस, आ गया, एक का आंसर आ गया कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो रॉकेट होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर दे रहे हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ विशेष जानकारियां, इतने चीज लेके आया, देख लो। ये पूरे स्लाइड में हट जाता हूं, पूरे स्लाइड को एक बार देख लो, पूरे स्लाइड का एक बार देख लो, कितने बेहतरीन चीजें आप लोग को दिखाया गया है। इतने बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आता हूं, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जरा दूसरों को भी फॉरवर्ड करने का काम करो। अगला है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है जी, ये आपके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंधक के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनाता है। अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है
है ना, खाद्य पदार्थ में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि बहुत कम बच्चे अगर दे पाए आंसर तो दे पाए, बाकी तो किसी का आंसर होने वाला नहीं है। जो साइंस बहुत ही खोद खोद के पढ़ा होगा, एकदम झाक झाक के पढ़ा होगा, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, उससे उसका राइट आंसर आएगा। चलिए, किसी का नहीं है बेटा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त? सी है ना। इससे रिलेटेड जानकारियां देखिए आपको मैं दे दिया हूं, आप आराम से पीडीएफ को क्या कीजिएगा, पढ़िएगा और मजा लीजिएगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, और बताइए क्या इसका आंसर है। जटिल खाद्य पदार्थों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाता है। जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसकी सहायता से, जटिल खाद्य पदार्थ की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। तो बताइए किसकी सहायता से? क्या जीवाणु तोड़ देता है, ऐसा कर देता है? क्या कवक कर देता है? क्या एंजाइम करते हैं? या हार्मोन कर देते हैं? तो आप लोग को सभी को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसे सिंपल फूड बनाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्या इसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या करता है, भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़कर पचाने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन लेने से पहले बहुत सारी जानकारियां आपको दिया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, जिसका निर्माण नाइट्रोजनी पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। एंजाइम बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को, है ना, को उत्प्रेरक या उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो साइंस को तूफानी में। ये रहा अगला क्वेश्चन 3,80,000 का। ये जो क्वेश्चन है वो 3,80,000 का है। जवाब दे दो तो जाने, है ना, जवाब दे दो तो जानो मेरे दोस्त कि है तुम में ताकत, है तुम में पावर। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है, जल्दी से, नो लेट नो बेट बेटा। कहता है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिए थे आर.एच. विटेकर के द्वारा, उसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो शामिल नहीं था, ये पूछा गया। ऑप्शन है फंगी, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है प्रोटिस्टा और चौथा है आपका एनिमेलिया। व्हाट विल बी नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम? जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। और ये देखो इसका प्राइस कितना रखा गया, 3,80,000, क्योंकि बहुत बच्चे का आंसर नहीं आने वाला है, ये मुझे पता है, इसलिए तो इसका प्राइस रखा है 3,80,000। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस बेटा, मात्र एक का आंसर सही आया है ना, एक का आंसर सही आ गया कि सर प्रोटोजोआ। बेटा तुमको 3,80,000 मिलेगा, एग्जाम लेके आना मेरे पास, आओ। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेने से पहले कुछ विशेष जानकारी आपको फिर से मैं दे दिया हूं कि विटेकर के द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। विटेकर के जीवों को 5 किंगडम में बांटा गया था। ये इसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी वर्ग। ठीक है ना। प्राणी जगत को 2 उपजातों में विभाजित किया गया, पहला है प्रोटिस्टा जगत और दूसरा है मेटाजोआ जगत। ठीक है, इसी प्रकार से विशेष जानकारियां आपको और भी दिखाई गई है। ये काम है आपको अच्छा से पढ़ लेना, ताकि भीड़ से क्या होगे, निकलोगे। क्लास जितना प्यार से करोगे, क्लास जितनी ईमानदारी के साथ करोगे, आपकी रिजल्ट उतनी बेहतर होगी, क्योंकि आप उन चीजों को पढ़ पाओगे जो कोई लोग ना पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश सरीसृपों में एक होता है, क्या होता है जी? 4 कक्षीय हृदय होता है, अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है या द्विकक्षीय हृदय होता है। जो सरीसृप होते हैं ना, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, उनके जो हृदय होते हैं उनमें कितने चैम्बर होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होना चाहिए, है ना। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी गया आपके पेपर में, है ना। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है, बिहार पुलिस को छोड़ दे तो अन्य पेपर में भी देखा गया होगा, बिल्कुल पूछा गया है। मैंने कितनी बार पढ़ाया है बच्चों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो देख लो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। आप लोग आज बहुत खुश होंगे कि इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सर ने लेकर आए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 3 कक्षीय होते हैं, जिसमें से 2 क्या होता है, आलिंद होता है ना, और 1 क्या होता है, निलय होता है ना। इस वर्ग को रेप्टिलिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करना है, मन से पढ़ लेना है मेरे दोस्त।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है और बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल क्या होती है। कहता है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल क्या होनी चाहिए। पहले बताओ जल्दी से आंसर। बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा है ना, या जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है। दूसरा है बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता कम होती है। अगला है घटती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प क्या होती है, आर्द्रता कम होती है। अगला है घटती है कि वायु में नमी की जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है। बताइए क्या होंगे आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन का जो मैं प्राइस रखने वाला हूं, वो बेटा है 4 लाख। कितने लाख? 4,05,000 जल्दी से बताओ। 4 लाख अगर 5 रुपया तुमको आके लेना है तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, कोई माई के लाल अभी तक आंसर नहीं दिया। यस, बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, 24। बताओ इसका क्या होगा। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना, लो क्या बोला, ऑक्सीजन के उपयोग के बिना बात हो रहा है, भोजन यानी कि ग्लूकोज का अपघटन होता है तो किस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है ना। तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, या वायवीय श्वसन बोलते हैं, या अवायवीय श्वसन बोलते हैं, या केशिका श्वसन बोलते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर मेरे दोस्त। लेट किस बात की, जल्दी से कमेंट कर दो ना मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जरा सा इजी है, इसका मैं रखने वाला हूं प्राइस 1,80,000। 1,80,000 है ना। जल्दी से बताओ क्या तुम्हें चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो जवाब दे दो मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, इसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। बहुत बच्चे ने कमेंट करके जवाब भी दे दिया है कि सर 1,80,000 कब मिलेगा। बेटा आपको तब दी जाएगी जब आप बिहार पुलिस बन जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन का उपयोग बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो यह क्या होते हैं, अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। इस बात को जरूर क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज से डाल दिया है ना। जितने भी क्लास मैंने लिया सबका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। यानी कि जो हम लोग का नेचुरल जो गैस होते हैं, जो प्राकृतिक गैस होते हैं, उसका प्राथमिक घटक बोला है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम। बताइए क्या आंसर सही है ना। मेरे साथ इसी तरीका से डेली प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी जो दिन होगी, आपकी जो शाम होगी, आपकी जो सुबह होगी, वो काफी अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन में कोई दम बिल्कुल नहीं भी नहीं है, इसलिए मैं इसमें प्राइस रखने वाला नहीं हूं। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या इसका आंसर होना चाहिए। बहुत बच्चे का आंसर बेटा सही आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल। चलिए अगला मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 26 और इसे क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लेने से पहले कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ में लेकर आया हूं। मीथेन प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक क्या है, घटक है। क्या है, घटक है। यह अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है ना। इसके साथ साथ बहुत सी जानकारियां आपको स्लाइड में लगा दी गई है। आपको क्या करना है, मैं पीडीएफ को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आराम से एक बार सिलसिलावार से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डॉट डॉट ऊर्जा की एक घटक है। स्थितिज के बारे में बोल रहा है और गतिज के बारे में बोल रहा है। ये किसकी घटक है, ये आपको जवाब देना है। रासायनिक ऊर्जा की घटक है, विद्युतीय ऊर्जा की घटक है, यांत्रिक ऊर्जा की घटक है, या उष्मीय ऊर्जा की घटक है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, जल्दी से जवाब दे दो। लेट क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त, मेरे बिहार के नौजवान साथी, मेरे बिहार के लाल, मेरे बिहार के लाली, खा लो तुम दम भर दबा के छाली, है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बिहार के लाल लाली, और खा लो दबा के छाली। इसका जो राइट आंसर वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त, सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 27। 27 लेने से पहले देखिए उसी प्रकार से मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या, विशेष जानकारी। बेटा एक बार रीड करना, पढ़ते नहीं, सोते समय। ठीक है, आगे आओ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है और जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। पृथ्वी की ठोस पर पट्टी में पाई जाने वाली
धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? लोहे का, यानी कि लोहे का पूछा है। पहला लिखा है चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा। बताइए कौन सी स्थान है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। कहां? यहाँ। कैसे? तो पेन से। कैसे? पेन से। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए और क्या होगा, सब बताओ। बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा, दूसरा। लोहे का जो स्थान है वो दूसरा, तुम लोग सही आंसर कर रहे हो, है ना। ये देखिए बहुत सारी जानकारियां आपको आके मैं दे दिया हूं कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता स्थान में लौह जो धातु है, इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बिल्कुल सही है ना। और सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? भूपटल के वजन के अनुसार सबसे जो अधिक होता है वो कौन है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 46%। दूसरे स्थान पर कौन है? सिलिकॉन है ना। तीसरे स्थान पर कौन है? एल्यूमिनियम। चौथे स्थान पर कौन है? लोहा। यह है भूपटल में वजन के अनुसार, है ना। वजन के अनुसार पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका ये स्टव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से बताइए। कैल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है। टेलुराइड खनिज है, क्या है भाई? चांदी है, जस्ता है, सोना है, तांबा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका जो प्राइस है बेटा वो है 5,95,000। क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब उम्मीद है कि नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन अगर हल्का सा दिमाग लगा दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही लॉलीपॉप है, जैसे लॉलीपॉप तुम खाते हो, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए और आप लोग का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो चलिए, है ना, सेट नंबर 15 का हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं और जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? कौन सा ऐसी जो उत्तक है वो पशुओं की जो शरीर होती है उसमें क्या करती है? सुरक्षात्मक उत्तक की तरह काम करती है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक, दूसरा है पेशीय उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक, चौथा है उपकला उत्तक। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ना लेट करना है तुम्हें, ना वेट करना है, तड़ातड़ आंसर दे रहा है, तड़ातड़ आंसर दे रहा है। बताओ मेरे दोस्त, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। इसकी जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, ये चीजें आपको क्या कर लेनी है? पढ़ लेनी है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार पुलिस का जो आप बोले थे कल, कि बहुत बच्चे कमेंट ये कर रहा है कि सर बिहार पुलिस का जो आप बोले थे कि कल से प्रीवियस ईयर करवाएंगे, वो कब से करवाएंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं जो बिहार पुलिस का आप लोग को बोला था कि पूरा 2010 से लेकर 2022 तक में जो बिहार पुलिस के द्वारा विभिन्न विभिन्न एग्जामिनेशनों को जो लिया गया है वो सब को मैं करवाऊंगा, कल से करवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्लास करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को अपने माध्यम से, अपने नॉलेज के थ्रू मैं उसको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? साइनोकोबालामिन के भी नाम से जानते हैं, बताइए तो किसको बोलते हैं, है ना। साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं हम लोग विटामिन B12 को, है ना। विटामिन B6 को बोलते हैं पैरिडॉक्सिन, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन और विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमिन, है ना। ये सबका केमिकल नेम। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। अगर दे दोगे तो मैं ये समझ जाऊंगा बेटा कि आपका बिहार पुलिस बिल्कुल क्लियर होने वाला है ना। क्योंकि ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन मैं पूछा हूं, तो इसका जवाब अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या समझूंगा कि बिल्कुल आप लोग मजेदार स्टूडेंट नहीं आए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं, है ना। ये 30 क्वेश्चन जो मैं करवाया उसमें आप लोग मजा पाए कि नहीं, है ना। और अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी मेरे दोस्त, है ना, तो एक बार क्या कर दो बेटा, दबा के लाइक कर दो, है ना। और जिस चीज की तुम्हें रिक्वायरमेंट है और जो अगर तुम्हें मजा लगा है कि सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताओ कि तुम्हें रिव्यू क्या देना है आपको मेरी क्लास के बारे में। और अगर चैनल पे
है ना। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंटेंट अगर अच्छी लग रही होगी तो दूसरों को भी क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो। और जी हाँ, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 से 2022 तक के जितने भी बिहार पुलिस के द्वारा पूछा गया पेपर है, मैं सबको एक एक सेट करके एक एक सेट करवाऊंगा, है ना। तुम्हारे एग्जाम तक बिहार पुलिस के बारे में बेटा इतना पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि बेटा जितना पढ़ोगे सब आएगा तेरा पेपर में, यह है मेरा वादा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नो लेट नो बैट।